हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है एग्री स्विमिंग अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आपको विगत है कि हमने कल परसों अनाउंस कर दिया था कि एक महादंगल होने वाला है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर भी अपन महादंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अदर सब्जेक्ट को तो अपन कवर ही कर रहे हैं, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर स्टूडेंट को बस यही प्रॉब्लम आती है कि सर ये समझ में नहीं आता, सर इसमें हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं होते करेक्ट, सर इसमें हमारे गलत बहुत होते हैं। तो उसी को हम समझते हुए ये क्लास लेकर आए हैं और क्लास इतनी मज़ेदार होने वाली है कि आज के बाद अगर ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आ गए, जर्म प्लाज्म से क्वेश्चन आ गए तो आपके गलत नहीं होंगे। और आज की क्लास में हम बस ओनली और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कल वाली क्लास में जर्म प्लाज्म देखेंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ देखेंगे तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि टॉपिक बड़ा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सोचे कि ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत सारे को माइंड में ये भी होगा कि सर ऑब्जेक्टिव से क्या क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव से कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव से ही आपके जो आरपीसी के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एओ डबल एओ, ठीक है, इनके अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको आप देख लेना एक बार, उनमें क्वेश्चन पूछो। और मैं लास्ट वाली स्लाइड में ये ऐड करूँगा आपके कौन कौन क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव से कौन से पूछे हुए हैं, जर्म प्लाज्म से कौन से पूछे हुए हैं, दोनों की हम लास्ट में एक ऐड कर देंगे पीआईक्यू कि इन एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो समय को ना गवाते हुए चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्लाइड है आपकी, वो है प्लांट ब्रीडिंग। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने से पहले ये समझना होता है कि आखिर में ये है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसका पर्पज़ है, क्या इसका ऑब्जेक्ट, हर चीज़ को अपने को समझना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फंडा क्लियर करने के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए, एग्रीकल्चर अपन इतने सालों से करता आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्या हुआ कि उसमें प्लांट ब्रीडिंग की ज़रूरत पड़ गई। भाई एग्रीकल्चर चल रही थी ना अच्छी खासी, तो उसमें प्लांट ब्रीडिंग क्यों इसको इन्वॉल्व किया गया। तो देखिए, हर चीज़ में कुछ ना कुछ आपको बदलाव लाना है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको मॉडिफाई करना होगा, ठीक है ना। जैसे कि अपना एग्रीकल्चर तो चलता आ रहा था, शुरुआत होती है आपके हरित क्रांति ना आई उससे पहले, ठीक ना। जैसे कि अपना देश है, वो आपको पता ही है कि धीरे धीरे देश के अंदर जनसंख्या इस लेवल से बढ़ रही थी, मतलब इस लेवल से जनसंख्या को विस्फोट हो रहा था जिस लेवल से अपना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है ना। जिस लेवल से अपना मतलब अपना प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उस लेवल से अपनी जनसंख्या हो रही थी। अब उन जनसंख्या हो रही थी तो अपने के पहला अपने दिमाग में ये होता है कि अब ये बढ़ तो रही है, इनको खिलाने के लिए क्या खिलाएंगे, अपने पास तो अनाज ही नहीं है भाई, उनको खिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो अपने पास होना चाहिए ना प्रोडक्शन। तो उसके लिए ही आपके 1966 या 67 के आसपास आपकी हरित क्रांति आती है, ग्रीन रेवोल्यूशन आती है, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन की जो अब जो मतलब देन है वो एम एस स्वामीनाथन साहब, उनकी देन है, ठीक है। तो वो आती है ग्रीन रेवोल्यूशन, और उसी के कारण ही मतलब ये प्लांट ब्रीडिंग का ये झमेला पूरा उस टाइम होता है, ठीक है ना। तो होता है क्या है प्लांट ब्रीडिंग में कि प्लांट ब्रीडिंग का सिंपल सा मीनिंग आप समझो तो ये समझ लो कि अपने को सीधे दे के उसके अंदर कोई भी क्रॉप है उसको मतलब अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार उस क्रॉप को मतलब मॉडिफाई करना। जैसे कि मेरे को चाहिए इस क्रॉप के अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंट चाहिए, इसके अंदर इस पर्टिकुलर डिजीज़ के प्रति ये रेजिस्टेंट होनी चाहिए, तो मैं उसमें वो जीन डाल दूंगा डिजीज रेजिस्टेंट वाला। मेरे को चाहिए इसमें हाई रील्ड, तो मैं हाई रील्ड वाला जीन डाल। मेरे को चाहिए इसके अंदर कि भाई ये अच्छा इसमें ऑयल कंटेंट हो इसके अंदर, मतलब जैसे कि तिलहन क्रॉप है, कोई ऑयल सीड क्रॉप है, तो उसके अंदर मैं चाहूँगा कि इसके अंदर ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। इस क्रॉप में इस वैरायटी का तो मैं वो जीन डाल दूँगा, ठीक है ना। तो मतलब ये आपके अकॉर्डिंगली मतलब क्या ह्यूमन के अकॉर्डिंग मतलब चेंजेस करना कि उसकी क्या नीड है, ह्यूमन की अभी प्रेजेंट टाइम में क्या नीड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करना, दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग की इसी शुरुआत में मैं डेफिनेशन के थ्रू और आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज़ डिफाइंड एज आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी। प्लांट ब्रीडिंग क्या है, एक आर्ट भी है यानी कला भी है, एक साइंस भी है यानी विज्ञान भी है, एक टेक्नोलॉजी भी है, तकनीक भी है, ठीक है। तीन चीज़ें, आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी, तीन चीज़ें होती। और कैसे हैं वो भी मैं बताऊँगा। ऑफ डेवलपिंग जेनेटिकली सुपीरियर,
प्लांट इन रिलेशन टू देयर इकोनॉमिक यूटिलिटी फॉर मैनकाइंड। ठीक है, देखिए प्लांट ब्रीडिंग आर्ट का मतलब ये समझ लीजिए आप, जैसे कि आप आपका मतलब प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आप मतलब वैरायटी डेवलप करोगे, तो वैरायटी डेवलप करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको न जाने कितनी बार की क्रॉसिंग करानी पड़ेगी, आपको पोलिनेशन, आपको इमास्कुलेशन, आपको मतलब अलग अलग तरह के आपको उसमें वर्क करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक प्रैक्टिस चाहिए कि मतलब वो कहते हैं ना कि कोई भी कारीगर बनता है तो उसके मतलब हाथ की सफाई के बिना मकान अच्छा नहीं बन सकता है। मतलब आपको सफाई चाहिए हाथ की, कि आप पहली बार उतरोगे, आपको बोल दिया जाए कि इसके ये जाके आओ पोलिनेशन करके आओ, तो आप पोलिनेशन नहीं कर पाओगे, पहली बार जाओगे तो नहीं होगा। उसमें कुछ ना कुछ आपको एरर रह जाएगा, कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर दोगे, इसके अंदर सही तरीके से नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो उसको बार बार करोगे तो उसमें आपकी वो आप उसको बहुत अच्छा करने लग जाओगे, ठीक है। जैसे कि आप खाना बनाते हो, तो पहले दिन अपन रोटी बनाते हैं तो कैसे बनती है, एक इधर नक्शा जा रहा है, एक उधर नक्शा जा रहा है, एक इधर नक्शा जा रहा है। तो फर्स्ट दिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए जा रहा है, आप 1 महीना पर बनाओगे फिर आपकी रोटी बिल्कुल गोल बनेगी। दैट इज़ आर्ट, ठीक है, वो कला है आपकी। साइंस का मतलब क्या होता है कि इसके जो जेनेटिक्स होती है, मतलब प्लांट ब्रीडिंग जो होती है उसके अंदर पूरा जो वर्क होता है वो जेनेटिक्स का होता है, ठीक है ना। वो पूरा जेनेटिक्स पे बेस होता है। आप इसके अंदर क्या छेड़छाड़ करोगे, इसके जीन की छेड़छाड़ करोगे आप, इसमें मतलब जीन एलिस इनके उनमें छेड़छाड़ करोगे कि इसमें ये अपने को ये जीन चाहिए तो वो जीन बाहर से ला के इसमें डाल दिया, ठीक है, वो जीन चाहिए तो वो जीन्स ला के डाल दिया, वो चाहिए वो। जैसे कि आपने, मैं बताऊँ कि आपको, जैसे कि आजकल मिट्टी मक्का का, अब जैसे कि आप मक्का तो होती है, अब आप जी नहीं, इसमें थोड़ा मिठास अच्छी होनी चाहिए मेरे मक्का में, ये खाने में अच्छा लगे, कि लोग भुट्टा वुट्टा खाते हैं तो खाने में अच्छा लगे, तो इसको थोड़ा मीठा बनाओ तो मीठा वाला जीन डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ मतलब अपन उसके जीन के अंदर छेड़छाड़ करते हैं, तो वो पूरा जेनेटिक्स के अंदर आता है। तो जेनेटिक्स जहाँ इन्वॉल्व होगी वो साइंस हो गया, ठीक है। आपने साइंस को इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया। अब सर बोले कि सर साइंस तो हो गया, अब टेक्नोलॉजी क्यों आई। देखो इसके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर आप पूरा आपके जो मतलब ये आप इसके डीएनए के अंदर छेड़छाड़ को, आप इसके मतलब बायोटेक्नोलॉजी हो गया आपके, अभी मतलब हाल ही में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी चल रही है, वो आप पूरा मोलिकुलर ब्रीडिंग हो गया, ये मतलब आप इनके अंदर कुछ ना कुछ इसको इन्वॉल्व कर रहे हो इनको। जैसे कि आप बायोटेक्नोलॉजी को इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी में आप डीएनए आप उसके अंदर कर रहे हो कुछ ना कुछ छेड़छाड़, आप उसके अंदर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, मोलिकुलर ब्रीडिंग, आप मार्कर्स में उनका यूज कर रहे हो। मतलब वेराइटी डेवलप करने के लिए आप किन किन चीज़ों का उसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हो, वो जो टेक्नोलॉजी है, जो बायो और टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, उस टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो, तो दैट इज़ टेक्नोलॉजी उसलिए आया है, ठीक है। आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी, ये तीनों टर्म मैंने समझा दिए, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों क्यों आई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब ये कह रहा है जेनेटिकली सुपीरियर। अब मैंने बोला है ना कि आप कोई भी अपनी क्रॉप के अपनी अपनी नीड है पे इसके अंदर ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, तो अपन उस जीन को लेकर आएंगे, उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो दैट इज़ जेनेटिकली सुपीरियर, समझे। को क्या बोल रहा है, डेवलपिंग जेनेटिकली सुपीरियर प्लांट, ठीक है ना। तो वो जेनेटिकली सुपीरियर हो गया ना उसके अंदर, मतलब वो जीन डालते क्या हो गया, वो क्रॉप में कोई भी, जैसे कि आपने गेहूँ है, अपने गेहूँ के अंदर हाई यील्ड वाला जीन चाहिए, ठीक है, या अपने डिजीज रेजिस्टेंट वाला जीन चाहिए, ये मान लो। अब जैसे कि रस्ट लगती है गेहूँ के अंदर, तो अपने रस्ट रेसिस्टेंट जीन चाहिए, तो अपन वो रस्ट का रेसिस्टेंट जीन लाएंगे, उसके अंदर डाल देंगे, तो क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर डिजीज़ के प्रति वो रेसिस्टेंट होगा प्लांट, तो जेनेटिकली सुपीरियर हो गया वो प्लांट, ठीक है ना। इन रिलेशन टू देयर इकोनॉमिक यूटिलिटी फॉर मैनकाइंड, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक यूटिलिटी फॉर मैनकाइंड, मतलब कि आपका जो वो जो आपने ये चेंजेस किए हैं, वो मतलब आपके जो ह्यूमंस होते हैं उनके लिए मतलब वो उपयोगी होना चाहिए, वो मतलब आर्थिक रूप से उनके उपयोगी होना चाहिए। अब कैसे आर्थिक रूप से उपयोगी होगा, अब जैसे कि आप ये समझिए, अगर आप जैसे कि रस्ट इतनी लग रही है गेहूँ के अंदर, ठीक है, अगर अपन ब्रीडर मतलब उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना करे, वैसे चल रहा था पहले, हरित क्रांति से पहले वैसे आने देता, तो कहीं ना कहीं जाके अपना प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाता, बिल्कुल लो हो जाता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि रस्ट इतनी लगती है, वो बिल्कुल आपके प्लांट को साफ करके रख देगी, ठीक है। तो उसमें फिर ह्यूमन क्या करता है, ना जाने कितनी प्रकार के वो दवाएं छिड़केगा, ना जाने पर कितनी प्रकार के केमिकल्स यूज करेगा उसके अंदर, पता नहीं क्या क्या करेगा वो,
तो भी वो कंट्रोल नहीं होगी, ठीक है। तो उसकी जेब में तो भार पड़ा ना, किसान की जेब में भार पड़ा नहीं पड़ा, उसके पैसे लगे कितने, मतलब उसको खर्चा उठाना पड़ा। तो ये क्या कह रहा है, इकोनॉमिक यूटिलिटी फॉर मैनकाइंड, मतलब वो आर्थिक रूप से उपयोगी होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमंस के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी होना चाहिए, दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग। ये आपके प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन होती है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब प्लांट ब्रीडिंग को अपन अप्लाइड ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स, मैंने कहा ना साइंस, समझ में आ गया ना कि भाई जेनेटिक्स की क्यों ब्रांच है, वो साइंस की वजह से है, ठीक है ना। अब आता है क्रॉप, साइंस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, इसको क्रॉप इंप्रूवमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपन कोई भी क्रॉप है उसके अंदर अपन इंप्रूव कर रहे हैं ना। जैसे कि मैंने कहा था ना भाई गेहूँ है, पहले उसके अंदर रस्ट वाला रेसिस्टेंट जीन नहीं था, फिर अपने इनकॉर्पोरेटेड कर दिया उसके अंदर, तो उसके अंदर इंप्रूव हुआ ना कुछ ना कुछ, तो क्या है, साइंस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है करंट फेज ऑफ क्रॉप इवोल्यूशन। अब विकास भी हुई है किसी ना, देखो क्रॉप में के अंदर विकास हुआ ना आपके, ठीक है ना, उसका अंदर मतलब टाइम के अनुसार चेंज। जैसे कि हरित क्रांति के टाइम पे क्रॉप, मतलब जो उसमें मैं अब ये देखिए आप, गेहूं की जो वेराइटियाँ हैं, पहले हरित क्रांति से पहले क्या होती थी, लॉन्ग वेराइटी आती थी, ठीक है, बड़ी बड़ी अपनी हरित क्रांति के से पहले आप देखोगे तो गेहूं की जो मतलब ड्वार्फ वेराइटीज़ नहीं थी, ठीक है, वो मतलब लॉन्ग वेराइटीज़ थी। तो अब मतलब वो धीरे धीरे हरित क्रांति के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, फिर ड्वार्फ वेराइटीज़ आई, ठीक है। तो ड्वार्फ वेराइटीज़ मतलब समय के साथ 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 हर चीज़ चेंज होती गई, तो क्या हुआ, दैट इज़ क्रॉप इवोल्यूशन। आदमी के अंदर, अपने अंदर, ह्यूमंस के अंदर भी मतलब समय के साथ 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 कुछ चेंजेस होते जाते हैं, तो दैट इज़ ये मतलब ये क्या हो गया, एक इवोल्यूशन हो गया। अब वेवलोव साहब आते हैं। वेवलोव साहब कौन है, पहले थे देम, इन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन जो आपका दिए थे, इन्होंने दिया था, और इनको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्या कहते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग जो है आपका एक प्लांट इंट्रोडक्शन है जो मेन के द्वारा होता है, यानी ह्यूमंस के द्वारा है। अब सर प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है, कोई भी क्रॉप है, जैसे कि आप ये समझ लीजिए, आप कोई भी क्रॉप ले लीजिए आप, ये अपना मूंगफली ले लीजिए। मूंगफली कहाँ से आई, जैसे कि अब मूंगफली का ओरिजिन कहाँ है, ब्राज़ील, ठीक है। आपका मूंगफली का ओरिजिन ये ब्राज़ील है, तो कभी ना कभी तो ब्राज़ील से यहाँ आई होगी, ठीक है ना। तो कभी ना कभी तो ब्राज़ील से यहाँ आई होगी, तो वो क्या है, प्लांट इंट्रोडक्शन है। तो यही है प्लांट इंट्रोडक्शन, कि कोई भी चीज़ अपना अदर मतलब कंट्रीज से या अदर ओरिजिन, उसका सेंटर से, ओरिजिन सेंटर से अपने मतलब देश के अंदर, या अपने मतलब जो अपने देश के अंदर लाना, उसको वो क्या होता है, प्लांट इंट्रोडक्शन, दैट इज़ प्लांट इंट्रोडक्शन। मतलब कहीं पे हो रही है और अपने यहाँ नहीं हो रही है, तो उसको वहाँ से अपने यहाँ लाएंगे, तो उसको कहेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि आप और भी आप ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि पहले कपास सबसे पहले न्यू गिनी में आया था, ठीक है, न्यू गिनी आपका, उसका ओरिजिन कहाँ, न्यू गिनी, तो वो वहाँ है। आप और भी आप, जैसे कि आलू सबसे पहले पेरू में हुआ था, तो वो ओरिजिन उसका वहाँ है, तो वहाँ से अपन यहाँ ला रहे हैं, तो दैट इज़ प्लांट इंट्रोडक्शन। और किसके द्वारा ला रहा है, मैन के द्वारा, तो वही तो है प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय मैन, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले तो था ही नहीं, पहले नेचुरली हो रहा था जो हो रहा था, लेकिन अब तो मेन इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर, तो वही है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग का, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव किस पे रहता है, हायर यील्ड। कि किसान को चाहिए क्या, किसान को कुछ कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ हायर यील्ड से मतलब है, और हमको भी हायर यील्ड से ही मतलब है। किसान को क्यों, देखिए मैंने बोला था ना कि अपनी जनसंख्या इतनी तेज़ी से, पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसको खिलाने के लिए अपने को कुछ ना कुछ निवाला चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो उसके लिए अपने को यील्ड से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है। तो यील्ड से मतलब है, तो आपको मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है, यील्ड। मतलब आपको यील्ड मतलब अच्छी होगी तो अपन जनसंख्या को खिला पाएंगे, नहीं होगी तो नहीं खिला पाएंगे, ठीक है ना। फेमाइन की कंडीशन आ जाएगी, नहीं होगी तो फेमाइन की कंडीशन आनी है, सही बात है। अगर जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, अगर उसी अनुपात में अगर अपना यील्ड ना बढ़े, तो सीधी सी बात है आपकी फेमाइन वाली कंडीशन आ जाएगी एक दिन, ठीक है ना। तो प्लांट ब्रीडर का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो है कि उसमें हायर यील्ड होनी चाहिए। हायर यील्ड देखो,
अपन जैसे कि डिजीज, अब डिजीज रेजिस्टेंट वाला जीन डाला तो अपन डिजीज रेजिस्टेंट, अगर डिजीज ही कंट्रोल हो जाएगी तो सिंपल सी बात है आपकी यील्ड बढ़ेगी, बढ़ेगी ही नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, तो मैंने बता ही दिया प्राइम ऑब्जेक्टिव है इसका। और डेवलप इम्प्रूव वेराइटीज़ प्रोड्यूसिंग 20 to 25% और मोर यील्ड देन लोकल कल्टीवार। जैसे कि आप कोई अपनी देसी वैरायटी है, किसान लगाता है उसको, ठीक है, देसी वैरायटी है, अगर वो मतलब कोई हाइब्रिड वैरायटी लेके आया तो वो उस लोकल वैरायटी के कंपैरिजन में 20 to 25% अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और उसके 20 to 25% उससे ज़्यादा यील्ड आएगी, ठीक है, उससे मतलब ज़्यादा यील्ड आएगी आपकी। जैसे कि उसकी 10 कुंटल आ रही है तो इसकी मतलब उससे मतलब 20 से 25% और ज़्यादा आएगी, समझे आप। तो दैट इज़ क्या है, ये है आपकी इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि हायर यील्ड, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप एग्जांपल बहुत सारी हाइब्रिड वेराइटीज़ है वो ले सकते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है मैक्स 6478 वीट की वैरायटी है ये। और ये एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है इसलिए ऐड की है मैंने, ये BHU PG के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वीट की कौन सी हाई यील्डिंग वैरायटी है, तो वो है। बहुत सारी वेराइटीज़, ऐसी बात नहीं है, यही है। जैसे कि आप वीट की भी लो, आप वेजिटेबल्स की लो, आप बहुत सारी वेराइटीज़ है उनमें से आप देख सकते हो। जैसे कि आलू की ले लो, आलू में कोपरी सीरीज वाली बहुत सारी हाइब्रिड वेराइटीज़ है तो उनको ले लो आप। और दूसरी क्रॉप्स भी ले सकते हो आप, उनमें जो भी हाइब्रिड वेराइटीज़ है और जो भी अभी मतलब न्यू रिलीज़ हुई है तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट किए गए होंगे कि वो पिछली वाली वेराइटी से, और जो अभी न्यू वेराइटीज़ रिलीज़ हुई है उनमें कुछ ना कुछ ऐसे करेक्टर्स, ऐसे ऐसे जीन इनकॉर्पोरेट किए होंगे कि वो पहली वाली से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही होगी, ठीक है ना। तो ये हाई यील्डिंग का कॉन्सेप्ट ये है। सेकंड इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपने हाई यील्ड तो ले ली लेकिन उसका क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा हायर यील्ड प्लस क्वालिटी लिख कर कहा मैंने कि आपका मेन फोकस है कि भाई हायर यील्ड है, चलो कोई बात नहीं हायर यील्ड है, लेकिन उसको क्वालिटी भी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि मतलब क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। आप कहीं पे भी जाते हो तो हमेशा क्वांटिटी को मत देखा करो कि भाई क्वांटिटी है तो अच्छी होगी, नहीं, क्वालिटी भी देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो अगर क्वालिटी नहीं होगी, इसको थोड़ा थोड़ा मैं दूसरा एग्जांपल लेके बताऊँ। जैसे कि आप कहीं मार्केट में गए, ठीक है, अगर आपने 1 किलो कुछ आपने यहाँ से नमक लिया तो नमक अलग अलग कैटेगरी में 5 रुपये किलो भी आ जाएगा, 10 रुपये किलो भी आएगा, 12 रुपये भी आएगा, 15 भी आएगा, 18 भी आएगा, 20 भी आएगा, 25 भी आएगा, ठीक है। अब टाटा साल्ट आता है, वो आता है आपको महंगा, और बाकी के नमक आते हैं थोड़े थोड़े सस्ते हैं, ठीक है। अब उनकी क्वांटिटी तो सेम है ना, 1-1 किलो ही है, तो वो सस्ते क्यों आ रहे हैं? तो कुछ ना कुछ उनमें क्वालिटी में कुछ ना कुछ कमी रखी होगी, इसीलिए आ रहे होंगे। वरना ऐसा कोई देता है कि आपको, मतलब ऐसा थोड़ी देगा कि मतलब हम भी 1 किलो दे रहे हैं, आप भी 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन आप तो इतना दे रहे हैं, आप इतना दे रहे हैं पैसे, मतलब तो भी टाटा साल्ट बिक रहा है ना। क्यों बिक रहा है? क्योंकि क्वांटिटी है भाई, क्वांटिटी करती है डिपेंड आपके ऊपर, ठीक है ना। क्वालिटी आप पे डिपेंड करती है, मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी आप पे डिपेंड करती है। बोलते हैं ना क्वालिटी होनी चाहिए आदमी में, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए। लोगों की भीड़ चल रही है उधर नहीं चलना है अपने को, क्वालिटी चाहिए अपने को, वहाँ चलना है अपने को, जहाँ क्वालिटी मिल रही है वहाँ चलेंगे। जैसे कि आपको एग्री स्प्रिंग अकेडमी का कंटेंट आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहा है तो आप वहाँ से पढ़ो। आपको जहाँ क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है वहाँ से पढ़ो। आपको क्वांटिटी कंटेंट मिल रहा है वहाँ से नहीं पढ़ना है कि आपको क्वांटिटी दे दी गई है कि ये इतना पढ़ लीजिए, नहीं। आपको क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या है कि जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वही कंटेंट हम दे रहे हैं। बाकी का फालतू के रामायण देने से क्या मतलब, उसको पढ़ने से भी क्या मतलब है, ठीक है ना। तो इसके अंदर मतलब ये है। अब जैसे कि ग्रेन की क्वालिटी, अब ग्रेन है तो उसकी क्वालिटी आप देखोगे, जैसे कि गेहूँ है, गेहूँ के अंदर आप क्या देखोगे कि भाई थोड़ा सा साइज़ बड़ी होनी चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए उसके अंदर, आप उसकी पिसाई करो तो आटा वाटा भी अच्छा निकलना चाहिए, ठीक है। ये देखोगे ग्रेन की क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि ग्रेन की क्वालिटी ऐसे बिल्कुल पिचका हुआ ग्रेन हो बिल्कुल, मतलब सही नहीं हो, मतलब ऐसा भी नहीं देखना है। अब प्रोटीन क्वांटिटी किस में देखोगे आप, जैसे कि दालें हैं आपकी, उनमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो अब उनमें क्या देखोगे आप, प्रोटीन क्वालिटी कंटेंट देखोगे आप पे, उसमें कितना है कंटेंट, ठीक है ना। कि कोई भी दाल आप ले रहे हो तो उसमें
आप ब्रीडर का क्या ब्रीडर यही तो चाहेगा कि इसके अंदर प्रोटीन अच्छा हो, ठीक है। वो प्रोटीन की ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ऐसा जीन इनकॉर्पोरेट करे कि वो प्रोटीन उसके अंदर ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर अदर, ठीक है ना। अब ऑयल है तो ऑयल सीड में ऑयल अच्छा होना चाहिए, फाइबर है तो जैसे कि फाइबर क्रॉप्स होती है, कॉटन हो गया, रेसा, इनमें मतलब अच्छा होना चाहिए रेसा, ठीक है। उसकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए, उसकी मतलब वो लॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप कोई भी टेस्ट है, कोई भी आप क्रॉप लगाई, जैसे कि चावल लगाया, ठीक है। अब आप बासमती चावल आते हैं, उनमें कितनी खुशबूदार बासमती चावल रहते हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं, तो वो टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। साइज बताई दी है मैंने, तो वो होना चाहिए। इधर मैंने एग्जांपल लिख रखा है कि स्वीट कॉर्न है तो उसमें मतलब शुगर अच्छी होनी चाहिए, कॉटन है तो उनमें ये फाइबर का अच्छा होना चाहिए, पल्सेस हैं तो उसमें ये, और सीड है तो ये, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेसिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन एंड रेड्यूस पेस्टिसाइड यूज प्रोवाइड स्टेबल प्रोडक्शन। देखो मैंने पहले एग्जाम्पल ये बताया था कि आपके क्रॉप में कोई भी डिजीज़ लग रही है, जैसे कि आप वापस ले लीजिए, क्या हुआ कि हरित क्रांति के टाइम पे ही मतलब ये डिजीज़ का इनका मतलब ये रोकने के लिए अपन पेस्टिसाइड का इनका बहुत यूज़ किया था, ठीक है ना। उसी टाइम पे मतलब इसी वजह से अपना क्रॉप प्रोडक्शन बहुत हाई हुआ था, क्योंकि वहाँ पे मतलब डिजीज़ से, इंसेक्ट से, इनसे बहुत अपने को नुकसान हो रहा था, तो अपने इनका यूज़ किया। और जो आपने डिजीज़ हो गया, इंसेक्ट हो गया, और जो कि आपने खरपतवार है उनसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो इनका अपने हर्बिसाइड इनका ना जाने कितने कितने प्रकार का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इनका यूज़ किया, तो उससे अपने क्रॉप प्रोडक्शन में तो बहुत बढ़ोतरी हुई। लेकिन आज उसका अपने को रिजल्ट देखने को पड़ रहा है कि आपकी जो मर्दा है उसका स्वास्थ्य है वो बहुत गिरता जा रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब ये कह सकते हो आप कि बहुत बढ़िया है आप कर रहे थे, लेकिन उतनी मतलब मात्रा में नहीं होना चाहिए था। अब क्या कि हर आदमी उसका आदी हो चुका है। पहले क्या किसान ट्रेडिशनल मेथड अपनाया करते थे, मतलब कोई भी वीड हो गया तो कल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे, कुछ भी हो गया तो कल्चरल हर चीज़ में मतलब वो ऐसा नुस्खा ढूंढते थे, घर पे ऐसी दवाइयाँ बना लेते थे, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो उन चीज़ों का यूज़ करते थे। पहले भी तो लगती थी ना, पहले भी तो लगती थी, उनको भी मतलब कंट्रोल करते थे। हाँ आपका प्रोडक्शन बढ़ा है, मैं मानता हूँ प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन उसी प्रोडक्शन की जो आपने जिस ग्राफ में प्रोडक्शन बढ़ा है ना, उसी ग्राफ में आपकी सोइल की जो हेल्थ है वो भी डिक्रीज हुई है, ये भी सुन लीजिए आप, ठीक है ना। तो ये एक आपका डीमेरिट है, आपका क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज हो गया आपका, मतलब ठीक है ना। तो उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। तो अभी यही है डिजीज़ एंड पेस्ट इंसेक्ट रेसिस्टेंट। अगर आप देखो किसी भी क्रॉप के अंदर ये जीन डाल दिया, जैसे कि रेसिस्टेंट आपने गेहूँ के अंदर डाल दिया, तो अब रस्ट के प्रति मतलब वो रेसिस्टेंट हो गया, अब रस्ट डिजीज आई तो गेहूँ को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके प्रति उसके अंदर मतलब वो रेसिस्टेंट जीन पहले से है, तो वो डिजीज़ आएगी नहीं। पहली बात आपके अंदर उसके अंदर डिजीज़ होगी नहीं, क्यों? क्योंकि वो रेसिस्टेंट है उसके प्रति। अब डिजीज़ आपके वहाँ पे हैं, लेकिन जैसे कि आगे पड़ोसी वाला खेत है, ठीक है, उसने मतलब वो डिजीज़ रेजिस्टेंट वाली वैरायटी लगाई नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर रस्ट धमाकेदार मतलब बड़े तगड़े तरीके से लगी हुई है रस्ट, लेकिन आपके खेत में नहीं लगेंगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वो रेजिस्टेंट जीन उस आपके जो आपने वैरायटी लगाई उसके अंदर वो रेजिस्टेंट जीन पहले से मौजूद है, और वो उसके प्रति रेसिस्ट करता है, तो वो मतलब उस डिजीज़ को नहीं आने देगा, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, अब वो पड़ोसी वाला तो क्या करेगा, भाई डिजीज आ गई तो उसको तो टेंशन होगी। अब टेंशन होगी तो वो क्या करेगा, ना जाने कितने प्रकार के वो केमिकल्स लाएगा, वो कर स्प्रे करेगा, वो करा वो करा, तो बाहर किस पे पड़ा, आपके जेब खर्चे पे बाहर पड़ा, ठीक है ना। आपकी आपकी प्रोडक्शन तो हुआ, लेकिन मतलब लास्ट में जाके अगर आप उसका बेनिफिट देखो, आप मतलब उसका देखोगे, मतलब रेशो निकालोगे, मतलब आपका ग्रॉस इनकम कितनी हो, आपका नेट इनकम कितनी हो, ये अगर निकालोगे आप तो आपकी इनकम ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। आपने मतलब आपकी इनकम ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर आपके जो आपके नेबर्स से जो थे जो उनके प्रति, ठीक है ना। आप निकाल के देख लेना, क्योंकि आपने तो पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किए, उन यूज़ किए हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा बार पड़ा है और आपके ऊपर नहीं पड़ा है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अब नेक्स्ट है इंक्रीज इनपुट यूज इफिशिएंसी। इनपुट होते हैं, जैसे कि आपने कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन लिया है, उसके लिए आपने कुछ ना कुछ इनपुट यूज किए होंगे, जैसे कि आपने इरिगेशन किया होगा, जैसे कि आपने मैन्योर का अप्लाई किया होगा, जैसे कि आपने फर्टिलाइज़र यूज़ किए होंगे, जैसे कि न जाने प्रकार के आपने न्यूट्रिएंट्स हो गए ये हैं, ठीक है ना।
तो ये यूज किए होंगे। तो अब ये क्या कहता है कि उसकी यूज इफिशिएंसी, आपने जैसे कि फर्टिलाइज़र तो डाल दिया कि भाई आपने यूरिया ला के डाल दिया, अब उसको क्रॉप मतलब उसको क्रॉप भी तो ले, कम से कम जितना डाला है उतना यूज़ तो करें। ऐसा नहीं हो कि मतलब आपने डाला है उसका वो यूज नहीं कर पाए। तो ब्रीडर का ये भी रहता है कि मतलब कॉन्सेप्ट कि आप जितना डाल रहे हो वो को ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम वो यूज करें उसको, ठीक है ना। तो दैट इज़ यूज एफिशिएंसी। नेक्स्ट है अर्ली मैच्योरिटी, ठीक है। अब अर्ली मैच्योरिटी का क्या मतलब है, देखिए कोई भी क्रॉप है ना, वो मतलब अर्ली मैच्योरिटी का यही है कि मतलब जल्दी पके, ऐसा नहीं हो कि मतलब लेट पके। कोई भी क्रॉप हो तो मतलब उसका जल्दी पकने का होता है। अब ये जल्दी पकने वाला आपने क्यों चाहिए, क्यों मतलब जल्दी आप पका रहे हैं, आराम से पकने तो, नेचुरली पकने तो क्या दिक्कत है, नहीं। जैसे कि इसके एडवांटेज क्या है, एस्केप ड्राउट। जब मैं ड्राउट पढ़ाऊँगा तब आपको इसको और क्लियर कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको क्लियर कर देता हूँ। एस्केप एंड ड्राउट का मतलब होगा अगर आपके जैसे कि इस साल बारिश नहीं हुई, समझिए आप, ठीक है, इस साल बारिश नहीं हुई, अब आपके पास पानी है सीमित आपके कुएं में, ठीक है। तो आप ये करो, जितना पानी है उतना आपने जैसे कि आपने लगा दिया, और आपकी जो क्रॉप का ड्यूरेशन है, जो मतलब नॉर्मल वैरायटी लगाई है आपने, माना कि वो, और एक आपने जो अर्ली मैच्योर वैरायटी लगाई है, 2 वैरायटी लगाई है। एक नॉर्मल वैरायटी का जो ड्यूरेशन था आपके 150 डेज़ का था, और जो आपने जो अर्ली मैच्योर वैरायटी लगाई थी उसका 100 डेज़ था। अब आपके पास में जो कुएं के अंदर जो आपका है खेत में, उसके अंदर पानी है आपके पास में 90 से 100 दिन का, ठीक है, कि भाई उतने दिन तक उसके अंदर मतलब पानी रहेगा, फिर उसके अंदर मतलब वो पानी इतना नहीं रहेगा, और आप आगे क्रॉप के अंदर आपके इरिगेशन करना है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ड्रॉट की कंडीशन आ गई, मतलब सूखा ही हो गया, और क्या, एक तरह से सूखा ही पड़ गया, अकाल ही पड़ गया, और क्या आपके, माना कि अकाली पड़ी, आप दूसरी जगह से लाओ, कुछ भी करो, मैनेजमेंट करो, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आपके वहाँ पर पर्टिकुलर आपके जो वो एरिया वहाँ पर हो गए ना कम से कम, ठीक है। तो उसको एस्केप ड्राउट का मतलब यानी ड्राउट आने से पहले आपकी क्रॉप मेच्योर हो जाए, तो दैट इज़ एस्केपिंग हो जाए, मतलब एस्केप हो जाए वो, है ना, कि आपका ड्राउट मतलब आने वाला है, यानी सूखा की स्थिति आने वाली है, उससे पहले आपकी क्रॉप पक जाए, ठीक है। तो उसको कहेंगे अपन ये। तो एस्केप ड्राउट के अंदर भी आप गए, पर्ल मिलेट सबसे बढ़िया उदाहरण है इसके अंदर भी, मतलब क्रॉप के अंदर मतलब पर्ल मिलेट जो होती है अपनी जल्दी पक जाती है, तो वो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। और एक और है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, 1000 दाना, ऐसा 1000 दाना कुछ नाम है उसका हिंदी में, फाइलिंथस न्यूरोरी ऐसा कुछ उसका साइंटिफिक नाम है, वो भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है एस्केपिंग का, ड्राउट एस्केपिंग का, ठीक है ना। एक होता है अपना नेक्स्ट इसका एग्जांपल है फिट मल्टीपल क्रॉपिंग। अब देखिए आपकी क्रॉप जल्दी पक जाएगी, जैसे कि अगर क्रॉप का ड्यूरेशन थोड़ा कम है, जल्दी पक जाएगी। अब जैसे कि आप ले लो गन्ना, अब गन्ना आपके मतलब मेच्योर होने में आराम से 1-1.5 साल लेता है, ठीक से, एक में तो होगा ही नहीं, 1.5 साल में होगा, 2 मतलब 1.5 साल में होता है, तो होने लगता है। तो वो मतलब वहाँ पे आप मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं ले सकते हो उस खेत के अंदर। अब जैसे कि आप धान की बात कर लो, धान के अंदर क्या होता था पहले, धान मतलब थोड़ा उसका ड्यूरेशन था वो लॉन्ग था, तो उसके कारण क्या होता था, अपन मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं ले पाते। अपन धान करीब में लगा दिया, लेकिन वो रबी वाला समय भी वो ले लेता था कभी कभी, ठीक है। तो रबी वाला समय लेने की वजह से अपन गेहूं की बुआई नहीं कर पाते थे, चने की बुआई नहीं कर पाते थे, सरसों की बुआई नहीं कर पाते थे। कोई आदमी वहाँ पे बुआई करना चाह रहा है, इन क्रॉप के रबी क्रॉप्स की बुआई करना चाह रहा है, तो वहाँ पर उनकी बुआई नहीं कर पाते थे। तो हुआ क्या कि मतलब धान के अंदर ऐसी किस्मों को अपन ने विकास किया या डेवलप किया कि वहाँ पर जो अपनी धान की जो वैरायटी थी वो उनका जो ड्यूरेशन था वो कम हो गया, और जो अपना जो रबी वाली क्रॉप थी उनको भी अपन लगा सकते थे। तो अपन क्या हुआ, वहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग लगने लगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग लगाएंगे तो क्रॉप इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये उसी का ही रूप है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए कि पीजन पी का भी मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा था, तो उसके अंदर अपन ने उपहास UPAS उपास 120 वैरायटी है, जो कि 100 ड्यूरेशन वैरायटी है। पूसा अरहर 16 वैरायटी है। राइस के अंदर आपके CR धान 40 है। उपास 150 जो वैरायटी है ये बहुत बार पूछी हुई है, आप इसको
मतलब दिमाग में फिट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, दीवार पे चिपका दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आने वाला है क्वेश्चन आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव है, फोटो थर्मो इंटेंसिटिविटी इंसेंसिटिविटी जो होता है वो है, ठीक है। इसका मतलब क्या है आपके, जैसे कि आपकी कोई भी क्रॉप है, जैसे कि आपकी कोई भी क्रॉप है आपकी, जैसे गेहूँ है, मक्का है, ठीक है। अब आप चाहो कि मैं इन गेहूँ मक्का को जम्मू कश्मीर में जाके लगाऊँ, या आप चाहो कि मैं इनको इधर शिमला में जाके लगाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं था, मतलब वो पॉसिबल नहीं था उस टाइम पर, मतलब जब इसकी ब्रीडिंग की बात नहीं हो तब तक उसका पॉसिबल नहीं है। क्यों कि जैसे कि आपका गेहूँ है, मक्का है, ये क्या होता है भाई, गेहूँ है आपका, तो ये मतलब एक पर्टिकुलर जगह में होता है। जैसे कि मक्का है, मक्का अपने राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर क्या होता है, मक्का ज़्यादा होता है ना, तो आप उसको कहोगे कि मैं इनको नहीं मैं तो जम्मू कश्मीर में जाके लगूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब जो आपका वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा तो वो लगाएगा कैसे, नहीं लगा पाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि गेहूँ है, गेहूँ क्या है आपके लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। उसको मतलब 14 आवर से भी ज़्यादा आपको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है ना। उसको लाइट चाहिए भाई 14 आवर से भी ज़्यादा, तो 14 आवर से भी ज़्यादा उसको लाइट चाहिए। तो अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहाँ पे ऐसा आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा कि आपको 14 आवर से भी ज़्यादा लाइट मिले, नहीं। अब जैसे कि चना है, जो है, इनको ये लॉन्ग डे प्लांट है, तो इनको नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि मतलब जो वीट है उसके अंदर PPD1 और PPD2 जीन इनको इनकॉर्पोरेट किया गया था, ठीक है। ये मतलब फोटो इंसेंसिटिविटी के प्रति ये अच्छा वर्क करते हैं, इनको इनकॉर्पोरेट किया गया। और ये मतलब जो आपके अब गेहूँ की वैरायटी है, अब आप जम्मू में ले जाकर भी आप लगा रहे हो तो भी लगेगा, मतलब आप अदर इन्वायरमेंट जहाँ उसका जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है भाई, यहाँ यहीं उगती है वो, यहाँ यहीं ग्रो होगी, वहाँ से भी आप उसको दूर ले जाकर भी आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट या अदर स्टेट में ले जाकर भी ग्रो कर रहे हो तो वहाँ उगेगी। भले उसकी थोड़ा सा परफॉर्मेंस में थोड़ा सा गिरावट हो सकती है, लेकिन वहाँ पे भी वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, ठीक है ना। ये हैं फोटो थर्मो इंसेंसिटिविटी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है आपके, इसी के अंदर मैंने फोटो पीरियोडिज्म भी यहाँ ऐड कर दिया। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है कि जो आपका जो सीधा से समझ ले इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट हॉवर्स, ठीक है, कि जो आपका जो प्रकाश का जो अवधि है उसका क्या प्रभाव है, मतलब यही है फोटो पीरियोडिज्म। प्रकाश की अवधि का क्या प्रभाव पड़ता है प्लांट पे, उसके ग्रोथ पर क्या पड़ता है, उसके मतलब डेवलपमेंट में क्या इफ़ेक्ट आता है, उसका आपकी सबसे मेन है उसकी फ्लावरिंग में क्या इफ़ेक्ट आता है। जैसे कुछ क्रॉप होती है, मैं बताऊँ, जैसे कि लॉन्ग डे क्रॉप होती है, वो लॉन्ग डे उनको अगर लॉन्ग डे नहीं मिलेगा तो वो फ्लावरिंग ही नहीं करेगी, उनका ग्रोथ नहीं होगा, उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। जैसे शॉर्ट डे क्रॉप है, उनको शॉर्ट डे नहीं मिलेगा तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये पूरा फोटो पीरियोडिज्म का कॉन्सेप्ट है। और फोटो पीरियोडिज्म में सबसे पहले गार्डनर एलार्ड ने सबसे पहले ये दिया था कॉन्सेप्ट, और ये दिया किस में था, मेरीलैंड मेमथ टोबैगो, मतलब टोबैगो के अंदर दिया था इन्होंने। और ठीक है, ये मेरीलैंड मेमथ जो है एक वेराइटी है टोबैगो की, उसके अंदर दिया था। अब नेक्स्ट जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है वो है सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सिंक्रोनस मैच्योरिटी का मतलब यह होता है कि कोई भी क्रॉप है वो एक साथ पके। तो ये क्यों सर, एक साथ क्यों पके भाई, आराम से पके, क्या दिक्कत है। एक साथ पकने का ये मतलब है कि कोई भी क्रॉप अगर एक साथ पकेगी तो उसकी अपन जो हार्वेस्टिंग है वो एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि अब जैसे कि आपकी आधी क्रॉप पकी, ठीक है, अब मैं बताऊँ आधी क्रॉप पकी, अब आप मतलब आपका खेत बहुत बड़ा है, अब आपकी कुछ जगह आपकी क्रॉप पकी है, एक साथ नहीं पकी है, तो क्या होगा, आप उसकी हार्वेस्टिंग मतलब अब जैसे कि खेत की मतलब आपकी लैंड होल्डिंग है सब वो बहुत बड़ी है आपको पास में 100 बीघा ज़मीन है, वहाँ पे आपने लगा रखी है वीट की क्रॉप। अब वहाँ पे मतलब थोड़ा ही पका है, ज़्यादा नहीं पका है। जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने मूंग बीन का उदाहरण दे रहा हूँ, मूंग लगा रखा है, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा आधी जगह पका है, कुछ जगह नहीं पका, तो आप इसे हार्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे। और हार्वेस्टिंग मतलब वहाँ पे क्या करोगे आप, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग करोगे, तो किसी आप ट्रैक्टर को बुलाओगे, किसी मशीन से करवाओगे, तो वो एक साथ नहीं हो सकती क्योंकि मेच्योर ही नहीं हुई है क्रॉप आपकी। तो अगर एक साथ मेच्योर हो जाए तो अपन उसकी हार्वेस्टिंग एक साथ कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये किस में प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा, ये जो आपकी पल्सेस क्रॉप होती है इनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि मूंग बीन है आपकी, ठीक है ना, मूंग बीन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। उड़द के अंदर भी है, कपास चंवला इनके अंदर भी है, लेकिन मूंग बीन के अंदर ये ज़्यादा थी। तो मूंग बीन के अंदर ही अपने एक वैरायटी डेवलप की है PDM 139। ये वैरायटी इसलिए डेवलप की है कि इनके अंदर सिंक्रोनस मैच्योरिटी है, ठीक है ना, कि एक साथ पकती है। तो नेक्स्ट जो चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे, रेसिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। मतलब जो आपके एबायोटिक स्ट्रेस है और बायोटिक स्ट्रेस, इनसे इनके प्रति रेसिस्टेंट होना चाहिए प्लांट। तो जैसे कि एबायोटिक स्ट्रेस जो मतलब ड्रोट हो गया, सैलिनिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रेंट हो गया, सॉइल की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। बायोटिक जो आपके इंसेक्ट हो गए, डिजीज़ हो गए, पैरासाइटिक वीड्स हो गए, इनको अपन बायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो इनके प्रति रेसिस्टेंट वाली अपन इनके प्रति जो रेसिस्टेंट जीन है उनको अपन क्रॉप के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, और जो फसल होगी इनके प्रति अपना रेसिस्ट शो करेगी, मतलब रेसिस्टेंसी शो करेगी, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने एक वीट का लिया है जो आपके सोरगम के अंदर लगता है, स्ट्राइगा वीट लगता है, एक पैरासाइटिक वीट है ये, और जो ये पैरासाइटिक वीट है और इसकी प्रति रेसिस्टेंटी शो करता है एक वैरायटी है आपके SAR1, ठीक है। सोरगम स्ट्राइगा रेसिस्टेंट सोरगम जो है वो इसी के प्रति रेसिस्ट करती है, ठीक है ना। तो ये वैरायटी है। और कुछ जैसे कि आप ये साल टॉलरेंट, जैसे मतलब सेलिनिटी है, वहाँ पर मतलब आप क्या करोगे, साल टॉलरेंट वैरायटी लगाओगे। तो जैसे कि आप क्रॉप लगा रहे हो, जैसे कि सेलिनिटी एरिया वाला में आपको क्या कहेंगे भाई, आप लगाओ वहाँ पर कौन सी क्रॉप लगाओगे, जैसे कि सेलिनिटी को टॉलरेंट कर सकते हो वैसे क्रॉप लगाओ। जैसे कि बारले लगा रहे हो, शुगर बीट लगा रहे हो, तो ये क्या होती है, सेलिनिटी एरिया मतलब टॉलरेंट है, मतलब उसको सहन कर जाती है, ठीक है ना। तो वो क्रॉप लगाओ। अब जैसे कि स्ट्राइगा आया, तो स्ट्राइगा के केस में मैंने ये स्ट्राइगा वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है कि पैरासाइटिक वीड कौन सा है, ठीक है। तो ये मतलब आपके क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि भाई कौन सा, जैसे कि आ जाएगा सोरगम जो है मतलब पैरासाइटिक वीड है, फिर नीचे दे दिया जाएगा ऑप्शन में स्ट्राइगा, ओरोबंकी का है, इसका अपना कसकोटा का है, लोरेंथस का है, तो आपको वहाँ पर स्ट्राइगा ऑप्शन जाता है, ठीक है। और ये सेमी रूट पैरासाइट है, कौन सा है, सेमी रूट पैरासाइट। तो ये आपको याद रखना है। और आता है नेक्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव आता है डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, डोरमेंसी का मतलब ये होता है कि अपने जो क्रॉप है उसके अंदर मतलब जो हार्वेस्टिंग फेज जाती है वहाँ पर उसको डोरमेंट करना, ठीक है ना। क्यों, देखो, प्रिवेंट प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग, मतलब आपने अगर क्रॉप को हार्वेस्ट नहीं किया उससे पहले क्या करता है क्रॉप, कुछ क्रॉप होती है वो मतलब जर्मिनेट होने लगती है वहीं के वहीं उसके अंदर, अभी आपने हार्वेस्ट नहीं किया। जैसे कि वीट है, बारले है, सोरगम है। अब क्या होता है कि मतलब अचानक से बारिश हुई, ठीक है, अपने मतलब अचानक से मतलब वीट के अंदर, जैसे कि आप समझ लीजिए आपको कटाई का समय आया और थोड़ी सी बारिश वारिश हो गई, तो क्या हो गया, वीट वहाँ पे जर्मिनेट करने लग गया। बारले में तो मतलब वहीं वो थोड़ा सा जर्मिनेट करने लग गया बारले, मतलब आगे उसका कटाई का समय आया वहाँ जर्मिनेट करने लग गया, उसको थोड़ी सी नमी मिली वहाँ जर्मिनेट करने लग गया। सोरगम में ऐसा होगा, तो होगा क्या कि मतलब जो आपके जो ग्रेन प्रोडक्शन होगा वहाँ से, तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। आपके वो वहाँ पे जर्मिनेट करने लगे तो उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, तो उसको इकोनॉमिकली उसको लॉस हो रहा है ना किसान को, मतलब उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई तो उसको बाज़ार के अंदर उसका मूल्य नहीं मिल पाएगा क्योंकि जर्मिनेट हो गया वो वहीं पे। तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, वीवीपेरी, कि मदर प्लांट में रहते हुए प्लांट जर्मिनेट हो जाए तो उसको अपन वीवीपेरी कहते हैं, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, डोरमेंट जीन इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं कि मतलब वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे कि वो डोरमेंट रहे। ऐसा नहीं है कि मतलब वो उसी के कुछ उसको नमी वमी मिली और वो अपना स्प्राउटिंग कर दे वहाँ पे, ठीक है ना, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए अपन डोरमेंट जीन का यूज़ करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वेराइटीज़ फॉर न्यू सीजन, वेराइटीज़ फॉर न्यू सीजन। तो वेराइटीज़ जो है आपने देखो, अपन एक जैसे कोई वैरायटी लगा, जैसे कि अपन क्रॉप है कोई भी, उसको अपन एक ही मतलब सीज़न में लगाते हैं, तो क्यों ना ऐसी क्रॉप लाई जाएगी मतलब वो हर सीज़न में लगे। जैसे कि मेज क्या होता है कि अपन
आजकल तीनों ऋतुओं में लगाई जा रही, खरीफ में भी लगाई जाती है, रबी में भी लगाई जाती है, जायद में भी लगाई जाती है। बिहार तो ऐसा देश है, ऐसा राज्य है, ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपके रबी में भी मेज ग्रो होती है, ठीक है ना। तो अपन ऐसा अपन उसके अंदर कुछ डालें जी नहीं, ऐसा तो वो तीनों के प्रति वो तीनों एनवायरनमेंट में वो सूटेबल हो। जैसे कि अपन मेज के अंदर खरीफ का एनवायरनमेंट सबसे सूटेबल है, लेकिन रबी में भी हो और जायद में भी हो, तो ऐसे अपन लगाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस। अब कुछ क्रॉप ऐसी है जिनके अंदर मतलब कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, कुछ टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं उनके अंदर, जैसे कि लेतारस को अपन चिकलिंग पी, केसरी की दाल, भारतीय जो आपने दाल होती है वो इंडियन पी आपके, ठीक है ना। और आपके ये क्रास पी, इसको क्या बोलते हैं, लेतारस, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन होता है, 2 प्रकार के न्यूरोटॉक्सिन है, BOAA ODAP। बोआ बोलते हैं इसको, BOAA को, बीटा एन ऑक्साइल अमीनो एलाइनिन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके शायद FSO या AAO एक एग्ज़ाम में इसको पूछा गया था, जो अभी जो पिछले ही FSO एग्ज़ाम हुआ था उसी के अंदर पूछा था, 2022 या 23 वाला, उसके अंदर पूछा हुआ है। इसका फुल फॉर्म पूछी थी बोआ की, बीटा एन ऑक्साइल अमीनो एलाइनिन, ठीक है। इसकी क्रिटिकल लिमिट कितनी होती, लेस देन 0.1%, ठीक है। और ये बोआ जो होता है ये लेतारस के अंदर होता है, और ये क्या करता है, मतलब आपका जो लेथाइरिज्म या पैरालिसिस कर देता है, जो आपका शरीर है पूरा पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब कुछ वर्क नहीं कर पाओगे। मतलब आप अगर इसको खाओगे तो आपका जो मतलब जो नीचे वाला जो आपका जो निचले अंगों का जो हिस्सा है वो पूरा वर्क करना बंद कर देता है, उसमें लकवा मार जाता है आपके पूरा, तो वर्क करना बंद कर देगा, ठीक है। और क्रिटिकल लिमिट कितनी है, 0.1 से लेस देन है, ठीक है ना। ODAP क्या होता है, बीटा एन ऑक्साइल एल्फा बीटा डाइएमिनो प्रोपेनिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये अब इन दोनों के प्रति कुछ रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप की गई है साइंटिस्ट ने, ठीक है, प्लांट ब्रीडर ने। तो वो रेजिस्टेंट जो लो टॉक्सिन वेराइटीज़ है, ये जो टॉक्सिन थे इन दोनों के प्रति जो वेराइटीज़ रिलीज़ की है, इनमें ये दोनों कम पाए जाते हैं। जैसे कि एक रतन है, प्रतीक है, पूसा 24 है और मोह 13 है। जो रतन जो होती है उसको अपन बायो 212 भी कहते हैं इसको। और यही क्वेश्चन आपके शायद AO के अंदर पूछा था, दोनों में से एग्जाम में। रतन या बायो 212 जो वेराइटी है वो किसकी वेराइटी है, और ये मतलब कौन से जो टॉक्सिन है उसके प्रति रेजिस्टेंट शो करता है, मतलब उसकी मतलब उसमें मात्रा नहीं है या बिल्कुल लो कंसंट्रेशन है उसकी, ठीक है ना। तो वो है रतन बायो L212, जो आपके शायद AO के अंदर दोनों में से एक में पूछा होगा ये वेराइटी, ठीक है। अब नेक्स्ट के चलते हैं, जैसे कि अब वो तो लेथारिस का था। अब ग्राउंड नट का देख ले। ग्राउंड नट में आप जानते हो एफ्लाटॉक्सिन बहुत बार पूछा हुआ है कि एफ्लाटॉक्सिन किस में पाया जाता है, ग्राउंड नट में किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, वो एस्परजिलस फ्लेवस फंगी होती है, इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है, लीवर के आपको डैमेज करता है। इसकी क्रिटिकल लिमिट है 20 ppb यानी पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, ये इसकी क्रिटिकल लिमिट है। इसके भी एक और फॉर्म होती है एफ्लाटॉक्सिन B1, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट टॉक्सिक यही होता है, सबसे ज़्यादा ये होता है। और ये जो होता है मतलब आपका कैंसर करता है, मतलब आपको कैंसर को मतलब कैंसर के लिए सबसे जिम्मेदार यही होता है एफ्लाटॉक्सिन B1, ठीक है ना। ये होता है वो आपके मतलब एफ्लाटॉक्सिन होता है ओनली, तो वो लीवर को डैमेज करता है। और एफ्लाटॉक्सिन B1 होता है वो आपको कैंसर करता है, आपको कैंसर कॉज करता है, ठीक है। सोरगम क्या है, उसके अंदर एक टॉक्सिन पाया जाता है SCN, उसको अपन प्रोस्टिक एसिड कहते हैं, उसी को अपन धुरीन कहते हैं। वो क्या करता है, अबॉर्शन करता है, अपने गायें होती है जो अपने उनके अंदर अबॉर्शन कर देता है। कैटल्स होते हैं, गाय भैंस, उनके अंदर अबॉर्शन कर देता है, मतलब गर्भपात हो जाता है, ठीक है। तो इनको खाने से, अब जैसे कि आप ज्वार गायों को खिलाते हो, तो ज्वार का जो मतलब जो आपके जो गीली ज्वार रहती है उसके अंदर मतलब 500 ppm इसकी क्रिटिकल लिमिट है। अगर 500 ppm अगर उसके अंदर है सोरगम के अंदर क्या मतलब SCN की मात्रा, तो वो नहीं खिलानी है, क्योंकि अगर वो खिलाओगे तो आपके अबॉर्शन हो जाएगा कैटल के अंदर, ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपकी जैसे कि सूख गई है, ज्वार सूख गई है, तो उसके अंदर कम से कम 200 ppm उसकी क्रिटिकल लिमिट है। अगर वो है तो आप खिलाओगे तो वो आपको अबॉर्शन देखने को मिलेगा।
और जहाँ तक हो सके गीली ज्वार है तो उसको 50 दिन की अवस्था से पहले पहले खिलाने से बचें, ठीक है। 50 दिन की तो अवस्था आने दें, उसके बाद ही खिलाए उसको, तो उसमें कम रहता है थोड़ा ऐसे है। नेक्स्ट है आपके ब्रेसिका कैनोला, उसके अंदर एक लो इसको मतलब लेयर वेराइटीज़ लो यूरिक एसिड रेपसीड, ये जो वेराइटीज़ है इसके अंदर डेवलप की गई थी। इस मतलब इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर एक टॉक्सिन पाया जाता है एरिसिक एसिड या ग्लूकोसिनोलेट या इकोसिनोइक एसिड, ये पाया जाता है। ये क्या करता है, रेंसिडिटी ऑयल, मतलब इसमें क्या होता है, तेल जो तेल होता है उसके अंदर मतलब स्मेल आने लगती है इसके, ये ऑयल के कारण। तो इसके अंदर एक ऐसी वेराइटी रिलीज की गई, तो इनकी पूसा 00 मस्टर्ड 31 ये PDJM वेराइटीज डेवलप की, जो क्या होती है इनके अंदर मतलब जो ऑयल जो होता है उसके मतलब उसके अंदर स्मेल नहीं आती है इनके अंदर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एरिसिक एसिड या ग्लूकोसिनोलेट है वो कम पाया जाता है, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन कम होती है। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन के अंदर आप जानते हो गोसिप ऑयल एक पाया जाता है टॉक्सिन। सोयाबीन के अंदर आपके ट्रिप्सिन इनहिबिटर है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे कि मतलब कुछ इनमें टॉक्सिन कंपाउंड पाए जाते हैं। जैसे कि इधर आप सब्जी के अंदर बैंगन के अंदर देखो तो ग्लाइको अल्कोलॉइड पाए जाते हैं, और इधर आप पोटैटो में देखोगे तो सोलेरिन होता है, आप टोमेटो में देखोगे तो टोमेटिन होता है। ये सब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वो मतलब कुछ ना कुछ टॉक्सिन पाया जाता है इनमें, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर उनकी कंसंट्रेशन होती है, वो मतलब अपने लिए हानिकारक होती है, ह्यूमन्स के लिए वो हानिकारक होते हैं। अगर आप उनको खाओगे तो कुछ ना कुछ आपको उसके इफेक्ट देखने को पड़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है और लास्ट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट और लास्ट तो नहीं कहेंगे, प्लांट ब्रीडिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैंने वहाँ पे आपको कंसिडर किए मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइम जो ऑब्जेक्टिव वही कंसिडर किए हैं, ठीक है ना। बाकी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आप हर वो ऑब्जेक्टिव होगा जो ह्यूमन की नीड होगी समय के अकॉर्डिंग। जैसे कि आज ह्यूमन की नीड है कि हमारा तो प्रोडक्शन को बढ़ाओ, ये मतलब डिजिटेशनसी करो, वो मतलब हर क्रॉप की अलग अलग डिमांड होती है। अब जैसे कि यहाँ पे अब वेजिटेबल आएगी तो वो डिमांड अलग हो जाएगी वहाँ पे, कि भाई वेजिटेबल में हमको अब जैसे कि टमाटर है, टमाटर अभी पहले लाल आता था फिर पीला आया, ठीक है। आप मिर्ची है, पहले मतलब हरी मिर्च आती थी, फिर लाल आई, फिर येलो भी आ गई, ठीक है। तो ये शिमला मिर्च आने लग गई। तो मतलब अलग अलग तरह के मतलब डिमांड बढ़ती जाती है। अब जैसे कि फ्लावर क्रॉप्स है, पहले मतलब रोज़ ओनली फॉर रेड कलर का आता था, पिंक कलर का आता था, अब वाइट में भी आ गया, येलो में भी आ गया, ब्लू में भी आ गया, ब्लू कलर का भी आने लग गया, ब्लू कलर की वेराइटी एप्लोस, ठीक है, आपके ये आने लग गई। तो ये डिमांड है मार्केट की, ये डिमांड है, ये किसान की डिमांड है कि भाई हमको ये चाहिए। तो समय के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ती जाती है, तो उससे जो भी आपकी डिमांड है वही आपकी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। समय के साथ साथ आपकी जो डिमांड आएगी वही आपके ऑब्जेक्टिव बनते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट ऑब्जेक्टिव है नॉन सेटरिंग। नॉन सेटरिंग का मतलब जो है वो ये है कि आपका जो सीड जो होता है वो मतलब सेटर नहीं रहता है, मतलब जैसे कि मतलब सेटल नहीं रहता है। जैसे कि आपको कोई भी वेराइटीज़ मतलब कोई भी आपकी क्रॉप है उसके अंदर वेराइटीज़ आपने कोई भी ली हो आपको, ठीक है, तो अब उसके अंदर मतलब सीड का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन वो क्या वो मेच्योर होगी, और वो जैसे कि ये सब ज़्यादा आपको पल्सेस क्रॉप में देखने को मिला, मेच्योर हुई और वो फली जो है वो ऐसे खुल जाती है, मतलब उसके सीड जो है गिरने लगते हैं। आप कभी भी ये तो आप खुद भी अपने खेत में जाके देखना कि आप मूंग लगाते हो, उड़द लगाते हो, तो आप देखना उड़द की में तो मूंग और उड़द में तो आप देखना फलियाँ जो ऐसे खुलने लग जाती है। मैं तो बहुत बार देखता हूँ कि फली आपने खुली रहती है, मतलब जैसे आप कटाई नहीं करोगे उससे पहले ही उस फली खुली रहती है, तो वो सीड जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जिससे क्या होगा, अब किसान है ये तो नहीं है कि वो उसकी कटाई करे वो सीड को बीने, तो उसको लॉस तो हुआ ना, मतलब आपकी जो सीड है वो तो नीचे गिर गए तो उसको लॉस हुआ है। तो किसान क्या चाहता है कि मतलब ऐसी हमारे पास वैरायटी लाओ कि वो जो आपके नॉन सेटरिंग हो, मतलब उसके अंदर मतलब सीड सेटरिंग बिल्कुल जो रेसिस्टेंट हो उसके प्रति, ठीक है ना। ऐसी वैरायटी लाओ कि सीड आपके हार्वेस्टिंग के स्टेज में भी जो फली हो बंद रहे, उससे गिरे नहीं, ऐसी वैरायटी लाओ। तो ये सबसे ज़्यादा आपको पल्सेस क्रॉप में देखने को मिलेगी, आप जाके देख लेना, ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। मूंग हो गया, उड़द हो गया, मस्टर्ड हो गया, इनमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करेंगे।
और ये जो है ऑब्जेक्टिव और प्लांट ब्रीडिंग्स एंड प्लांट ब्रीडिंग्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, वो आपको समझ में भी आ गया होगा। और जो उम्मीद है कि अब आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इससे जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब लास्ट वाली स्लाइड में करेंगे अपन, और आप उनका जवाब देना। और वाकई में आपको लगेगा कि पढ़ के मज़ा आ गया वास्तव में। आपने मतलब ये आप क्वेश्चन अब ऐसा बता दोगे आप चुटकियों में, ठीक है ना, ऐसा बता दोगे, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वो सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। वो कंटेंट आएगा, क्योंकि एग्री स्प्रिंग एकेडमी कंटेंट के लिए काम कर रहा है, कंटेंट क्वालिटी कंटेंट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब वो कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है, वो कहीं नहीं मिलेगा। और आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप फीडबैक दें वहाँ पे, आप लिखें कमेंट कैसी लगी है आपका क्या मतलब आपको समझ में आया, क्या आपको नहीं समझ में आया, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपको प्लांट ब्रीडिंग के अलावा भी आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर, कौन कौन से एग्रीकल्चर की सब्जेक्ट पे आपको और क्लासेस चाहिए, किन किन पे आपकी मतलब वो आपको वीक है आपके सब्जेक्ट है, उनमें हमको क्लास लाई जाए, तो वो भी हम लाने की कोशिश करेंगे। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए वो भी, ठीक है। और इसी के साथ ये क्लास अपन समाप्त करते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।